हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैसे की। और जब पैसे की बात होती है तो कितना अच्छा लगता है। इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ऐसे सिविल इंजीनियर, पैसे का मतलब होता है आपके कंस्ट्रक्शन बिल। तो जनाब, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कोई सा भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, चाहे आपकी बिल्डिंग्स का प्रोजेक्ट हो, चाहे आपके हाईवेज बन रहे हो, चाहे आपके एक्सप्रेस वे हो, या फिर आपके ब्रिजेस हो, या फिर मेट्रो काम हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, उसकी कंस्ट्रक्शन बिलिंग कैसे होती है। बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स हैं जो कि किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे ऐसे साइट इंजीनियर काम कर रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट इंजीनियर काम कर रहे हैं, क्यूए क्यूसी में काम कर रहे हैं, लैंड सर्विंग में काम कर रहे हैं, या फिर आप क्वांटिटी सर्वेयर हैं। आप बिलिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, आप भी किसी प्रोजेक्ट की बिलिंग करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि हम बिलिंग कहां से स्टार्ट करें, किसी प्रोजेक्ट की बिलिंग कैसे होगी। तो आज आपको इन सभी समस्याओं का सॉल्यूशन मिल रहा होगा, क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोई सा भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, उसके कंस्ट्रक्शन बिल बनाने का क्या स्टेप बाय स्टेप एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, जिसको आप फॉलो करके आप किसी भी प्रोजेक्ट की बिलिंग कर सकते हैं। और आज हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी कंस्ट्रक्शन बिल बनते हैं वो हवा में तो नहीं बन जाते हैं, उसको बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। और जब हम किसी प्रोजेक्ट की बिलिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनते हैं, उनका क्या एक्सेल फॉर्मेट होता है। तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिल रही होंगी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिलिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। मैं एक बार आप सभी का फिर से रेनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों, बिलिंग कैसे होती है ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि आपके कंस्ट्रक्शन बिल क्या होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन बिल कुछ नहीं होता है, जस्ट एक रिक्वेस्ट होती है जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट से रिक्वेस्ट करता है कि सर, एज पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, एज पर बिलिंग ड्यूरेशन, मैंने आपकी साइट पे इतना काम किया है और इस काम का इतना अमाउंट बना है विथ ऑल दी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो इस पूरी प्रोसेस में जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन बिल, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका कंस्ट्रक्शन बिलिंग कहलाता है। और ये जो बनाने वाला होता है, यानी आप और हम, उसको हम बोलते हैं बिलिंग इंजीनियर। अब बात करते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट में बिलिंग कैसे होती है। तो बिलिंग ना तो आपके कहने से होगी, ना ही मेरे कहने से होगी। आपको भले ही कितना एक्सपीरियंस है, फिर मुझे भी कितना एक्सपीरियंस है, आपके और हमारे कहने से बिलिंग नहीं होती है। बिलिंग होती है कि जो भी आपका क्लाइंट है और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके बीच में किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, किस तरह का वर्क ऑर्डर साइन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपकी किसी भी प्रोजेक्ट में बिलिंग हो रही होती है। बिल बनाने का क्या बेसिक एलिमेंट होता है। नॉर्मली भी हम लोग मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं तो भी हमें बिल्स बनते हैं। आप मार्केट में सब्जी परचेस करने जाते हैं, आपने 5 किलो आलू लिए और 1 किलो आलू का जो रेट है वो आपका 20 रुपए है, तो टोटल आपका बिल कितना बन गया, 100 रुपए बन गया। तो इसमें क्या है, बेसिक एलिमेंट क्या है, आपकी क्वांटिटी, कि आपने कितनी क्वांटिटी में कोई काम किया है, और दूसरा बेसिक एलिमेंट क्या है, आपका रेट। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका बिल बन जाएगा। अब ऐसे बिलिंग इंजीनियर, हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी क्वांटिटी में काम होना है, क्या काम होना है, किस रेट से काम होना है, ये कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा। ये सब हमें पता चलेगा वर्क ऑर्डर से, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से, कि एक क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन होता है, उसी के अकॉर्डिंग बिलिंग हो रही होती है। ना तो आपके कहने से बिलिंग होती है, ना ही हमारे कहने से बिलिंग होती है। तो आपके जितने भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहे हैं सभी में आप अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट देखते होंगे। नॉर्मली अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो जितना भी आपका बिल्डिंग बन रहा है तो आप देखेंगे मोर देन 80% केसेस में आपके आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, जिसमें आपके रनिंग अकाउंट बिल, आपके फाइनल बिल बन रहे होते हैं। और बाकी के 20% केसेस में देखेंगे आप, या तो आपके टन की कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, या फिर आपका स्लैब एरिया, या फिर आपका बिल्टअप एरिया पे आपके बिल बन रहे होते हैं, जिसमें आपकी परसेंटेज बेस्ड बिलिंग होती है। तो ये तो हो गया बिल्डिंग का प्रोसेस। इसी तरह से अगर हम किसी हाईवे और एक्सप्रेसवे की बात करें तो हाईवे और एक्सप्रेसवे में भी आप देखेंगे, या फिर जो नॉर्मली आपके रोड्स बन रहे हैं उसमें भी आपके आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, या फिर जो आपके बड़े बड़े हाईवेज बनते हैं जिसमें एक हैवी अमाउंट लगता है उसमें आपके ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, या फिर आपका बीओटी साइन होता है, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, या फिर कभी कभी आपको हैम देखने को मिलता है, हाइब्रिड एन्युटी मेटल, जिसके थ्रू आपके बड़े बड़े हाईवेज और एक्सप्रेसवे बन रहे होते हैं। सेम तरह की चीजें आपको ब्रिजेस और मेट्रो में देखने को मिलती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। तो किसी प्रोजेक्ट में किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी बिलिंग हो रही होती है। तो किसी प्रोजेक्ट की बिलिंग करने के लिए या फिर एक बिलिंग इंजीनियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। तो यदि आप बिलिंग डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, आप किसी प्रोजेक्ट में बिलिंग करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले वर्क ऑर्डर की समझ होनी चाहिए कि जो आपके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स होते हैं, जो आपके वर्क ऑर्डर होते हैं, उसमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं। क्योंकि बिल बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो इंपॉर्टेंट चीजें, वो सब आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से पता चलेंगी। आपको नहीं पता है ना कि किसी प्रोजेक्ट में क्या काम होने वाला है, कितनी क्वांटिटी में काम होने वाला है, किस रेट से काम होने वाला है, और जो उस प्रोजेक्ट की जो टर्म्स कंडीशंस है वो आपको पता ही नहीं है,
कि आपको कब बिल सबमिट करना है, कहाँ पे बिल कैसे सबमिट करना है, वो भी आपको नहीं पता। उसमें कितना डिडक्शन होगा, क्या क्या एडवांस मिले हुए हैं आपके कॉन्ट्रैक्टर को क्लाइंट की तरफ से, आपको कुछ नहीं पता है। तो ये सब चीजें आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पढ़ के ही पता चलेंगी। तो यदि आप बिलिंग इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको फोकस करना है वर्क ऑर्डर पे, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पे। उसकी टर्म्स कंडीशन को समझिए कि उसमें कौन कौन से टर्म्स हैं, उसका क्या मतलब होता है। चलिए मैं आपको कुछ अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट दिखाता हूं, कुछ बिल्डिंग्स के, कुछ हाईवेज के, तो आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं एक आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि बिल्डिंग का है। आप ये देखेंगे तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास एक आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट है। इंडिया के सबसे बड़े बिल्डर हैं हाउस ऑफ हीरानंदानी, जो कि बड़े बड़े बंगलास विलास में डील करते हैं। तो उनका हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है और ये आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है। तो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में आप किसी भी वर्क ऑर्डर में, चाहे भले वो बिल्डिंग का हो, चाहे हाईवे का हो, चाहे एक्सप्रेसवे का हो, आप कोई भी वर्क ऑर्डर देखेंगे तो उसमें दो चीजें आपको मिलेंगी। सबसे पहले तो आपका उसमें बीओक्यू होता है, यानी बिल ऑफ क्वांटिटी, जिसमें क्या काम करना है उस प्रोजेक्ट में, कितनी क्वांटिटी में करना है, किस रेट पे करना है, वो सारी चीजें लिखी होती हैं। और इसके अलावा आपको उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग टर्म्स कंडीशंस मिल रहे होंगे कि क्लाइंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को किस तरह से पेमेंट होगा, यानी आपको पेमेंट शेड्यूल मिल रहा होगा, जो कि आपको बीओक्यू के बाद ऑलमोस्ट दिया रहता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको इस तरह से एक पूरा ये आपको वर्क ऑर्डर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें बीओक्यू दिया हुआ है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो साइट पे क्या काम करेगा। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर साइट पे क्या काम करता है, जो उसके वर्क स्कोप में होता है, जो उसके बीओक्यू में लिखा होता है, उसको वही काम करना होता है और उसी का उसको पेमेंट मिल रहा होता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से मेंशन हो रखी हैं। ये देखेंगे एक कॉन्ट्रैक्टर आपकी साइट पे क्या काम करने वाला है, वो सारे यहाँ पे आइटम डिस्क्रिप्शन मेंशन हो रखे हैं। कितनी क्वांटिटी में करेगा वो भी लिखा हुआ है, किस रेट से होंगे वो भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपके सारे आइटम लिखे होते हैं। तो ये एक आपका आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपका ये बिल्डिंग प्रोजेक्ट का काम है तो उसमें बिल्डिंग के सारे आइटम होंगे, ठीक है। और अगर आपका कोई ये हाईवे का काम है तो इसमें आपके हाईवे के सारे काम होंगे। अगर कोई आपका ब्रिज का काम है तो इसमें ब्रिज के सारे काम होंगे। तो इस तरह से आपको काम, क्वांटिटी और उसका रेट दिया रहता है। अब चलते हैं हम इसकी टर्म्स कंडीशन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिलिंग का ड्यूरेशन क्या होगा, यानी बिलिंग की साइकिल क्या होगी, एक कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट को बिल कब सबमिट करेगा, कहाँ पे सबमिट करेगा, कितने बजे सबमिट करेगा, और उसमें क्या क्या टर्म्स कंडीशंस हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। तो चलिए मैं इसकी टर्म्स कंडीशंस में आपको लेके चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आपका वर्क ऑर्डर कितना बड़ा है, इसमें कितने सारे आपको आइटम्स दे रखे हैं। एक आइटम से शुरू होता है और इसमें कितने सारे आपको आइटम यहाँ पे दे रखे हैं। अभी तक चीजें स्क्रॉल होती जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कितने सारे आइटम दे रखे हैं। ऑलमोस्ट आपके 290 आइटम्स हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्टर को एक साइट पे एग्जीक्यूट करना है, और उसका सारा डिटेल दिया हुआ है। और नीचे देखेंगे तो आपको टर्म्स कंडीशंस दिख रही होंगी। ये सारी टर्म्स कंडीशंस हैं इस प्रोजेक्ट की, जो कि आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि इसके बिना भाई साहब आप बिलिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपकी पेमेंट टर्म्स हैं कि ड्यू विद इन 30 डेज। तो आपको एवरी 30 डेज पे बिल सबमिट करना है, तभी जो आपका क्लाइंट है वो आपका बिल प्रोसेस करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन काम किया और बिल लेके पहुंच गए। तो बिल कब सबमिट करना है वो भी आपको टर्म्स कंडीशंस में लिखा होता है। और मोस्टली जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपको सभी जगह 1 महीने का ही बिलिंग साइकिल मिलता है। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे अपनी जेब से पैसा लगा के 1 महीने तक काम कर रहा होता है, और फिर उसने 1 महीने में जो भी पैसा खर्च किया है क्लाइंट की साइट पे, उसका वो बिलिंग क्लेम कर रहा होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका बिलिंग ड्यूरेशन है, जो बिलिंग साइकिल है, वो आपकी 30 डेज की है, और कभी कभी आपको 15 डेज की, 2 महीने की, 3 महीने की भी देखने को मिल रही होती है। तो ये आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे आपकी बिलिंग साइकिल होती है। जो आपके परसेंटेज बेस्ड चीजें होती हैं वहाँ पे बिलिंग साइकिल नहीं होती है, वहाँ पे चीजें टारगेट बेस्ड होती है, जो कि मैं आपको आगे वर्क ऑर्डर में दिखाऊंगा, जब हम परसेंटेज बेस्ड वाला, टर्न की वाला, स्लैब एरिया या फिर बिल्टअप एरिया वाला जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पे डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड दे रखा है, 12 मंथ का है। तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे आपका रिटेंशन मनी दे रखा है, जो कि आपका 5% है। अब हो सकता है कि आपको रिटेंशन मनी पता हो या फिर नहीं पता हो। अगर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका रिटेंशन मनी क्या होता है, आपका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड क्या होता है। नहीं तो हम इन सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में किसी बिलिंग इंजीनियर के लिए, तो उसके लिए हम लोग एक अलग से प्रॉपर डेडिकेटेड सेशन बना रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पे इस तरह से सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि बिल कब सबमिट करना है, वो भी आपको दे रखा है। आप कभी भी अपने मन से बिल सबमिट नहीं कर सकते, गए और जाके बिल सबमिट कराए, उसका भी प्रॉपर प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ
कि आपका बिल कब सबमिट होगा और कहाँ पे सबमिट होगा। तो इसका प्रॉपर डिटेल आपको दे रखा है, इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इस चीज़ का क्या मीनिंग है। द कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द बिल विद इन मंडे टू फ्राइडे between 9 AM to 12 PM if received after that the date will count on next day। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है वो मंडे टू फ्राइडे के बीच में ही आपका बिल सबमिट कर सकता है। और कितने बजे से कितने बजे तक कर सकता है? सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक। अब इसके बाद अगर आप बिल सबमिट करने जाओगे तो ऐसा थोड़ी ना कि वो आपको भगा देगा, बोले भाई साहब जाओ चले जाओ, हम आपका बिल कंसीडर नहीं करेंगे, अगले दिन आइएगा। वो आपका बिल रख लेगा, लेकिन उसकी जो काउंटिंग होगी वो आपकी नेक्स्ट डे के साथ होगी। अब इस लाइन को आप दूसरी लाइन के साथ पढ़िए जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, तो आपको चीज़ें और क्लियर हो रही होंगी। अब ये पॉइंट पढ़िए आप 10 नंबर, तो जो चीज़ वहाँ पे लिखी थी टाइम को लेके, उसको आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखेंगे 75% all application reduction of payment against running bill will be made within 7 days and balance will be made within 30 days from the date of submission of bill। तो वो क्या कह रहा है कि जब आपने बिल सबमिट किया है उसके विथिन 7 डेज हम आपको 75% पेमेंट कर देंगे और बाकी का बचा हुआ पेमेंट आपको 30 डेज के अंदर हो जाएगा। तो अगर आपने 9 बजे से 12 बजे के बीच में बिल सबमिट नहीं किया तो आपका जो बिल है वो नेक्स्ट डे से काउंट होगा। अगर आप 9 और 12 बजे के बीच में बिल सबमिट करेंगे तो उसी दिन से आपका बिल काउंट हो जाएगा। तो आपको 7 डेज के अंदर आपको 75% पेमेंट मिल जाएगी। तो इस तरह से चीज़ें इंपॉर्टेंस होती हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखेंगे कि बिल कहाँ सबमिट करना है, वो भी प्रॉपर लिखा हुआ है। बिल विल बी सबमिटेड इन ओरिजिनल कंपनी लेटर हेड, बिलिंग एड्रेस विल बी इन द नेम ऑफ ब्लैक पॉइंट बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड, और ये आपको प्रॉपर एड्रेस दिया हुआ है बेंगलुरु का। आगे चलते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखेंगे आप 6 नंबर पॉइंट, रीइंफोर्समेंट स्टिल थर्ड पार्टी टेस्टिंग चार्जेस विल बी पेड एक्स्ट्रा। तो आपका क्लाइंट आपको बोल रहा है, अब ये चीज़ एग्रीमेंट पढ़ के ही तो पता चलेगी, हवा में थोड़ी ना पता चल जाएगी। आपका क्लाइंट आपको यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी साइट पे स्टील आएगा आप उसकी टेस्टिंग करवाइए, आप नहीं कर सकते हैं तो किसी थर्ड पार्टी से टेस्टिंग करवाइए, उसका जो भी कॉस्ट होगा हम आपको अलग से पे कर देंगे। और इसके बाद देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि रिटेंशन मनी को लेके दिया हुआ है कि 5% ऑफ रिटेंशन मनी शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच आरए बिल एंड 2.5% शैल बी रिफंडेड अलॉन्ग विद फाइनल बिल ऑन वर्चुअल कंप्लीशन ऑफ वर्क एंड final bill and measurement. The balance 2.5% shall be retained by client as security against non-compliances and rectification of defect till completion of liability period. This balance retention money shall be refunded within 1 month of completion of maintenance period as specified in a contract। तो वो यहाँ पे बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से हर महीने जो भी बिल सबमिट किए जाएंगे उसमें से 5% आपका रिटेंशन मनी आपका होल्ड किया जाएगा, यानी रिटर्न किया जाएगा। वो भी किसके लिए? आपके मेंटेनेंस के लिए, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के लिए, कि कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट होने के बाद जो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड शुरू होगा उसमें कॉन्ट्रैक्टर आए और चीज़ों को ठीक करे। और बाकी का जो 2.5% है वो आपका फाइनल बिल सबमिट करोगे, उस समय वर्चुअल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है तो उस समय आपको 2.5% दे दिया जाएगा। और बाकी का जो बचा हुआ 2.5% है वो आपको डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड कंप्लीट होने के बाद विथिन 1 मंथ मिल जाएगा। इसके बाद देखेंगे मोबिलाइजेशन एडवांस आपका नील दे रखा है, तो जो कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोबिलाइजेशन एडवांस आपको पता है क्या होता है मोबिलाइजेशन एडवांस और इसकी रिकवरी कैसे होती है? पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो हम इसके लिए भी आपके लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना रहे होंगे, आप बस कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एक प्रोजेक्ट में कई तरह के एडवांस होते हैं। आपका मोबिलाइजेशन एडवांस होता है कंस्ट्रक्शन साइट पर रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए, आपका मटेरियल एडवांस होता है, आपकी मशीनरी एडवांस होती है। तो 3 तरह का आपको एडवांस मिलता है। आप एडवांस के लिए क्लाइंट को फोर्स नहीं कर सकते हैं, ये क्लाइंट के मन की बात है, या फिर आप एग्रीमेंट साइन करने से पहले क्लाइंट से पूछ लें भाई साहब आप एडवांस दोगे कि नहीं दोगे, अगर दोगे तो हम प्रोजेक्ट करें, नहीं दोगे तो हम नहीं करेंगे, हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। तो अगर आपको क्लाइंट की तरफ से मोबिलाइजेशन एडवांस मिल रहा है तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में प्रॉपर मेंशन होगा कि हाँ हम आपको इतना मोबिलाइजेशन एडवांस देंगे, इस तरह से देंगे, और जो आपको मोबिलाइजेशन एडवांस मिलेगा उसकी हम आपके बिल में से इस तरह से रिकवरी करेंगे। तो पूरा प्रोसेस दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्लाइंट मोबिलाइजेशन एडवांस देने से साफ साफ मना कर रहा है। तो या तो आप कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन मत करिए, अगर कर रहे हैं तो फिर अपना देख लीजिए। आगे चलते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ आपको और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं। 90 नंबर पॉइंट देखेंगे, ऑल वेस्टेज इंक्लूडेड इन कोटेड रेट एंड नो एडिशनल वेस्टेज टू बी पेड। तो जो भी आपको रेट कोट करना है बिडिंग प्रोसेस के समय, तो उसमें आपको वेस्टेज के साथ ही कोट करना है, आपको अलग से कोई वेस्टेज नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देखेंगे आप मोड ऑफ मेजरमेंट क्या है, तो मोड ऑफ मेजरमेंट आपका एज पर IS 1200 है। तो ये सब को आपको पता होना चाहिए। अगर आप बिल्डिंग में बिलिंग करना चाहते हैं, बिल्डिंग में बिलिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेजरमेंट के लिए IS 1200। तो कम से कम आपके मोर देन 26 आपके IS 1200 कोड हैं जो कि अलग अलग वर्क को लेके बनाए गए।
3-3 4-4 पेज के, आप उसको पढ़ लीजिए तो आपकी बिलिंग में 4 चांद लग रहे होंगे, आप किसी भी इंटरव्यू को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। फाइनल कोटेड रेट इज फर्म विल कंप्लीशन ऑफ वर्क एंड एक्सकलेशन विल नॉट बी कंसीडर अंडर एनी सर्कमचांसेस। तो जो आपके रेट फाइनल हो चुके हैं वो आपके फाइनल रहेंगे, उसमें आपका कुछ भी चेंजेस नहीं हो सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एज एग्रीड द नॉन टेंडर आइटम शैल बी चार्ज विद द कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्लस 15% ओवरहेड एंड आपका एप्लीकेबल टैक्सेस। तो साइट पे कॉन्ट्रैक्टर को वही काम करना होता है जो कि आपके वर्क ऑर्डर में मेंशन है, लेकिन बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी हो रही होती है जो कि आपके वर्क ऑर्डर में मेंशन नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं आपका नॉन टेंडर आइटम या फिर एक्स्ट्रा आइटम, जो आपके वर्क ऑर्डर में नहीं है, आपके वर्क स्कोप में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको करनी पड़ रही है। तो क्लाइंट बोल रहा है कि वो आपके प्रोजेक्ट का ही पार्ट है, आपको करना पड़ेगा, आप वो करिए और उस पर जो भी पैसा खर्च होगा वो हम आपको पेमेंट कर देंगे और उस पर आपको 15% प्रॉफिट भी देंगे और उसमें जो भी टैक्सेस हैं वो भी आपको पे किए जाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आप देखेंगे क्लाइंट कुछ आपको मटेरियल पे वेस्टेज भी दे रहा है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो आपका क्लाइंट होता है वो आपको मटेरियल सप्लाई कर रहा होता है और आपको सिर्फ लेबर सर्विस देनी होती है, तो उस केस में क्लाइंट आपको मटेरियल वेस्टेज देता है कि आप इस लिमिट तक वेस्टेज कर सकते हैं और इससे ज़्यादा वेस्टेज करेंगे तो वो अमाउंट हम आपके बिल में से डिडक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे उसने क्या आपको वेस्टेज की लिमिट दे रखी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे द फाइनल कोटेड रेट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल वेस्टेज, नो एडिशनल वेस्टेज विल बी पेड, परमिसिबल वेस्टेज विच इज इंक्लूडेड इन द एग्रीड रेट्स। सीमेंट पे आपको 2% का वेस्टेज मिल रहा है, टाइल पे 7% का वेस्टेज है, मार्बल पे 18% है, कोटा स्टोन पे 17% है और स्टील पे 4% है। तो आप किसी भी मटेरियल पे इतना ही वेस्टेज कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा वेस्टेज करेंगे तो उस पर भी उसने पाबंदी लगा दी है। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर क्लाइंट सप्लाई मटेरियल रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट टू बी फर्निश along with every bill. If the actual wastage is more than the permissible wastage, the cost of excess wastage will be debited back at the rate of 1.5 times of the actual cost of material. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने जितना भी वेस्टेज का लिमिट दिया उतना ही करना है। अगर आपने उससे ज़्यादा वेस्टेज किया तो वो आपके बिल में से 1.5 गुना पैसा काटेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे समझ में आएंगी जब तक आप वर्क ऑर्डर नहीं पढ़ेंगे। बिल कैसे बनाएंगे, क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करोगे बिल बन जाएगा। उसके लिए प्रॉपर एक्सेल फॉर्मेट होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा बिलिंग इंजीनियर बनेंगे। आगे चलते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर आपको बिल का फॉर्मेट भी दे रखा है कि आपको इस फॉर्मेट में ही आपको बिल सबमिट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल मस्ट बी विद द फॉर्मेट ऑफ द फॉलोइंग कॉलम्स, रो कॉलम नंबर फर्स्ट सीरियल नंबर, कॉलम नंबर सेकेंड आपका सेफ सीरियल नंबर, कॉलम नंबर थर्ड आपका डिस्क्रिप्शन, कॉलम नंबर 4 आपका बिल ऑफ क्वांटिटी, कॉलम नंबर 5 प्रीवियस क्वांटिटी, प्रेजेंट क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, प्रीवियस अमाउंट, प्रेजेंट अमाउंट, टोटल अमाउंट। तो इस फॉर्मेट में आपको बिल सबमिट करना है। आप अपने मन से कुछ भी बिल सबमिट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिए। आप कितने भी बड़े 30 मार खान हो, कितने भी बड़े बिलिंग इंजीनियर हो, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसा क्लाइंट बोल रहा है, क्योंकि आप उसी का काम कर रहे हैं, वही आपको पैसा देगा। तो जैसा बोल रहा है वैसा आपको बिल बना के सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि फाइनल बिल शैल बी सेटल इन फुल विथिन 2 मंथ। तो जो आपका फाइनल बिल है तो उसको सेटल होने में 2 महीने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपने फाइनल बिल सबमिट किया, एक हाथ से बिल सबमिट करेंगे और दूसरे हाथ से आपको पैसा मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं है। वो आपसे 2 महीने मांग रहा है, 2 महीने वो पूरा एनालिसिस करेगा और उसके बाद वो आपका बिल सेटल कर देगा। तो इस तरह की टर्म्स कंडीशंस आपको एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में मिल रही होती है। तो सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पर फोकस करना है अगर आप बिलिंग इंजीनियर बनने की तरफ सोच रहे हैं, उसके बाद ही आप बिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो हुआ आपका आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बिल्डिंग्स में आपको मोर देन 80% केसेस में देखने को मिल रहा होता है। तो इसके अलावा भी बिल्डिंग्स में आप देखेंगे तो आपको टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे, आपको स्लैब एरिया पे, बिल्टअप एरिया पे आपकी बिलिंग हो रही होगी, जो कि बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलता है। क्या आपको पता है कि टर्न की कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? आप बताइए कमेंट सेक्शन में क्या होता है, नहीं तो इसके लिए भी हम आपको आने वाले सेशंस में कुछ वीडियो बना रहे होंगे। तो मैं आपको एक टर्न की कॉन्ट्रैक्ट दिखाता हूं कि उसमें किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, उसमें आपका पेमेंट का क्या शेड्यूल होता है। टर्म्स कंडीशंस तो कुछ इसी तरह की हो रही होती है, लेकिन पेमेंट का क्या शेड्यूल होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारे पास एक टर्न की कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट शेड्यूल है कि जो आपके टर्न की कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं तो उसमें किस तरह से पेमेंट हो रहा है। टर्न की कॉन्ट्रैक्ट में आइटम वाइज बिलिंग नहीं होती है, माइलस्टोन बेसिस आपकी बिलिंग हो रही होती है कि अगर आप इतना टारगेट अचीव करेंगे तो इतना परसेंटेज अमाउंट का हम बिल आपको पास कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आपका प्रोजेक्ट है, तो इसमें आप देखेंगे आपको डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको पेमेंट रिलीज लिखा हुआ है। तो ये सारे आपके टारगेट हैं, जो आप इन टारगेट को अचीव करेंगे तो इतना परसेंटेज ऑफ बिल आपका क्लाइंट की तरफ से आपका पास हो रहा होगा। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके लिए क्या है, मोबिलिशन एडवांस इन 2 इंस्टॉलमेंट 5% ऑन साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट एंड रेस्ट सबमिशन ऑफ परफॉर्मेंस बैंक गारंटी एंड बैंक गारंटी। तो ये आपका कितना है, 10% आपका
पास हो जाएगा। तो 10% पैसा तो आपको यहीं पे मिल गया, लेकिन इसके लिए आपको पहले परफॉर्मेंस गारंटी और बैंक गारंटी सबमिट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो क्लाइंट है वो आपको मोबिलिशन एडवांस दे रहा है, लेकिन 2 इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। पहला इंस्टॉलमेंट एग्रीमेंट के समय और दूसरा इंस्टॉलमेंट जब आप परफॉर्मेंस बैंक गारंटी और बैंक गारंटी सबमिट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन पिछले वाले प्रोजेक्ट में आपको क्लाइंट की तरफ से कोई भी आपको मोबिलिशन एडवांस नहीं मिल रहा था। तो दूसरा देखेंगे, ऑन कंप्लीशन ऑफ फाउंडेशन अप टू डीपीसी लेवल। तो दूसरा आपका माइलस्टोन क्या है कि आपको फाउंडेशन कंप्लीट करना है, वो भी कहाँ पर, आपका डीपीसी लेवल तक, जो आपका डैम्प प्रूफ कोर्स होता है वहाँ तक आप फाउंडेशन कंप्लीट करिए तो आपको 15% पेमेंट और हो जाएगी। तो इसी तरह से आपको ये अलग अलग टारगेट दिए हुए हैं जिसके बिहाफ पे आपकी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे देखेंगे ऑन कंप्लीशन ऑफ फ्लोर टाइल, वॉल टाइल, इंटरनल प्लास्टर एंड स्टेयरकेस, तो आपको 15% पेमेंट और हो जाएगी। तो जब आप पूरा प्रोजेक्ट हैंडओवर करेंगे तो उस समय आपको 5% और हो जाएगी। तो इस तरह से पूरा 100% आपका पेमेंट हो रहा होगा और आखिरी में क्लाइंट आपका 5% रिटर्न कर लेगा रिटेंशन मनी के लिए, वो भी ईच रनिंग अकाउंट बिल में से, ताकि आप डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के दरमियान प्रोजेक्ट को ठीक करने आए, और जो कि बाद में आपको रिफंड कर दी जाती है। तो ये है आपका क्या, टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट। और इसी तरह से आपका जो बिल्टअप एरिया, स्लैब एरिया रेट पे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे होते हैं परसेंटेज बेस में, उसमें बिलिंग होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चीज़ें मैं मान रहा हूँ कि लेंथी हो रही हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो ये हो गया आपका टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हाईवेज में, ब्रिजेस में, कि वहाँ पे किस तरह से आपको कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट देखने को मिलते हैं। तो जो आपके हाईवेज ब्रिजेस होते हैं तो उसमें भी सेम तरह से आपके कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो आपके रोड्स वगैरह हैं, हाईवेज वगैरह, अगर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वहाँ पे भी आपको आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है। और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आपकी गवर्नमेंट ईपीसी प्रोजेक्ट में काम करती है, अदरवाइज आपका है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, या फिर आपको बॉट देखने को मिलता है, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर। तो उसके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किस तरह से होते हैं, उसमें टर्म्स कंडीशंस किस तरह से होती हैं, वो आप देखिए। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको रोड वर्क का एक आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा होगा। तो वो किस तरह से होता है, सेम तरह से चीजें होती है जैसे आपकी बिल्डिंग्स में होती है, बस यहाँ पे आइटम चेंज हो जाते हैं। बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में आपके सारे बिल्डिंग के आइटम होते हैं, और रोड प्रोजेक्ट्स में आपके रोड के सारे आइटम होते हैं। अगर आपका बिटुइन वाला रोड बनेगा तो उसके आइटम होंगे, यदि आपका कंक्रीट वाला रोड बनेगा तो उसके आइटम होंगे। बस आपके आइटम चेंज हो जाते हैं, बाकी सारा का सारा प्रोसेस सेम रहता है। आपके जो टर्म्स कंडीशंस होते हैं वो भी आपके सेम हो रहे होते हैं, या फिर क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहा होता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा एक आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आपका रोड के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे आपका शेड्यूल ऑफ रेट नंबर दे रखा है पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से। यहाँ पे आपको रोड के सारे आइटम दे रखे हैं और किस क्वांटिटी में साइट पे एग्जीक्यूट करना है, उसका क्या रेट होगा, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो आपका एमपी गवर्नमेंट का है, वो भी आपका उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी में। और इसका जो पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो आप देखेंगे 489.75 लाख रुपीज़ का ये प्रोजेक्ट है। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट दे रखा है, और इसमें टर्म्स कंडीशंस भी कुछ इस तरह से होंगी। तो ये तो है आपका आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह से मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कुछ आपके ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसमें चीज़ें किस तरह से होती हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको एक हाईवे का ईपीसी प्रोजेक्ट दिख रहा होगा जो कि NHAIDCL का है, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि नॉर्थ का चाइल्ड एजेंसी है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में जितना भी हाईवे बनता है उसको हैंडल कर रहा होता है। तो ये आपका एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है जो कि मायासील कंस्ट्रक्शन और NHAIDCL के बीच में हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तो काफ़ी हैवी है, कम से कम ये 1000 पेज का है। तो इसमें जो आपके पेमेंट के टर्म्स कंडीशंस हैं उसकी क्लॉज को जाके आप पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही होंगी। तो यहाँ पे देखेंगे आपको ये पूरा प्रोसीजर दे रखा है किस तरह से होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये पूरा फाइनेंशियल डिटेल दिया हुआ है कि जो आपका क्लाइंट है उसकी तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को किस तरह से पेमेंट होगी। देखेंगे पूरा फाइनेंशियल डिटेल दे रखा है कि पेमेंट किस तरह से होंगी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है, एडवांस पेमेंट किस तरह से होंगी, पेमेंट करने का क्या प्रोसीजर है। तो इस तरह से सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी हैं। टाइम ऑफ पेमेंट एंड इंटरेस्ट किस तरह से होगा, प्राइस एडजस्टमेंट किस तरह से होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में देखने को मिल रही होंगी। तो मैं इसका आपको एक पेमेंट शेड्यूल दिखाता हूँ कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके ईपीसी के प्रोजेक्ट होते हैं तो उसका ये पेमेंट शेड्यूल है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वेटेज दे रखा है। ईपीसी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें किलोमीटर बेसिस पे बिलिंग होती है कि एक पर्टिकुलर जो बिलिंग साइकिल होती है वो भी वहाँ पे भी 1 महीने की होती है। जितने भी आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहाँ पे भी 1 महीने की होती है, और ईपीसी प्रोजेक्ट्स में भी 1 महीने की बिलिंग साइकिल होती है। तो 1 महीने में आपके कॉन्ट्रैक्टर ने साइट पे कितने किलोमीटर का काम किया तो पर किलोमीटर बेसिस पे आपको पेमेंट हो रही होती है। तो यहाँ पे देखेंगे ये पूरा का पूरा आपको पेमेंट शेड्यूल दे रखा है ईपीसी प्रोजेक्ट्स में कि जो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, और उसको उसने बाइफरकेट कर रखा है कि आप इस काम पे इतना पेमेंट आपको मिलेगा।
तो जो रोड वर्क है उसके लिए आपका पूरे प्रोजेक्ट का 5.42% इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। बाकी इसके अलावा जो आपके माइनर ब्रिजेस बन रहे हैं उसमें 1.17% कॉस्ट लगी हुई है टोटल कॉस्ट की। जो आपका टनल भी बन रहा है उसमें 89% का। तो आप देख सकते हैं कि टनल में कितना पैसा लगता है। अगर आपका 100 रुपये का प्रोजेक्ट है तो उसमें 89 रुपये तो टनल में ही लग गए हैं, और जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 1.17 रुपीज़ आपके माइनर ब्रिज में खर्च किए हुए हैं। तो ये पूरा पेमेंट शेड्यूल दे रखा है कि आपको लेयर वाइज पर किलोमीटर आपको इतना पेमेंट यहाँ पे किया जाएगा। तो ये पूरा आपका ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको पेमेंट शेड्यूल दिया रहता है इस तरह से। तो मैं आपको एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ किस तरह से चीज़ें होती हैं, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। तो हम आने वाले सेशंस में पर्टिकुलर बिल्डिंग का, पर्टिकुलर हाईवे का, ब्रिजेस का कॉन्ट्रैक्ट वाइज की किस कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह से बिलिंग होगी वो भी हम आपके लिए ला रहे होंगे। तो टेंशन वाली बात नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें आपको मिल रही होंगी। तो ये तो मैंने आपको दिखाया एक आपका ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह से मैं दिखाता हूँ कि जो आपके हाईवे प्रोजेक्ट में जो आपका हैम साइन होता है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। तो ईपीसी प्रोजेक्ट में तो सारा का सारा जो पैसा है वो आपकी गवर्नमेंट का लग रहा होता है। तो प्रोजेक्ट के खत्म होते होते आपको गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को पूरा पैसा मिल जाता है। तो उस केस में कॉन्ट्रैक्टर बहुत खुश हो रहा होता है, वाह पैसा मिल गया। लेकिन जो हैम साइन होता है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, तो उसमें आपका जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ 40% पैसा देता है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क। बाकी का जो पैसा है वो आपको इंस्टॉलमेंट में आने वाले कई सालों तक मिल रहा होता है। तो उसमें पैसा थोड़ा देर में रिकवर होता है। तो क्लाइंट को ये चीज़ अच्छी लगती है कि चलो ठीक है, इसको 40% पैसा देना पड़ रहा है, बाकी का पैसा आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको बाद में देना पड़ेगा। आगे चलते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको एक हैम यानी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट दे रखा है, जो कि एनएचआई और कोई कॉन्ट्रैक्टर है उसके बीच में साइन हो रखा है। तो इसमें आपको सारा डिटेल मिलेगा कि जो आपके हाइब्रिड एन्युटी मॉडल होते हैं उसमें किस तरह से पेमेंट होती है। तो सारी चीज़ें आपको इसमें डिटेल मिल रही होंगी। मैं आपके इसके सीधे पेमेंट शेड्यूल में लेके चलता हूँ कि क्या क्या टर्म्स कंडीशंस होती है। टर्म्स कंडीशन तो वही सेम मिलेंगी, लेकिन आप पेमेंट शेड्यूल देखिए, ठीक है ना। ये भी काफी 384 पेज का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, इसमें एक एक चीज डिटेल में लिखी होती है। इसके बिना भाई साहब आप बिलिंग कर ही नहीं सकते हैं। बिलिंग इंजीनियर बनना है तो पहले कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पढ़ो, उसके बाद ही आप आगे निकलो। तो बहुत सारी चीजें इसमें दे रखी हैं। मैं आपको सीधा पेमेंट के शेड्यूल में लेके चलता हूँ, तो आपको पता चल रहा होगा कि जो आपके हैम के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें किस तरह से आपकी बिलिंग होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पेमेंट का शेड्यूल दे रखा है आपके हैम के प्रोजेक्ट्स में। तो ये देखेंगे जो आपका बिड प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो कितना है, 918 करोड़ है, 918 करोड़ आपको दे रखा है। अब इसमें पेमेंट किस तरह से होगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको आगे दे रखा है कि किस तरह से पेमेंट होगी। तो यहाँ पे देखेंगे आपको ये पूरा पेमेंट का शेड्यूल दे रखा है कि किस तरह से पेमेंट हो रही है। पेमेंट ऑफ बिड प्रोजेक्ट कॉस्ट की क्लाइंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को किस तरह से पेमेंट होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 40% ऑफ बिड प्रोजेक्ट कॉस्ट एडजस्टेड फॉर प्राइस इंडेक्स मल्टीपल शैल बी ड्यू एंड पेबल टू द कंसेशनायर इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 4% ईच ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड in accordance with the provision of this one, or the remaining bid project cost adjusted for the price index multiple shall be due and payable in 30 biannual installment commencing from the 180 day of COD in accordance with the provision. COD means commercial operation date of the particular project highway. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेमेंट का शेड्यूल किस तरह से दे रखा है कि जो 918 करोड़ का प्रोजेक्ट है इसमें 40% आपको कंस्ट्रक्शन के दरमियान मिल जाएगा, बाकी का जो 60% है वो आपको कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट के बाद मिलेगा, और जो 40% मिल रहा है वो भी आपको 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा 4% करके। और जो भी आपको पेमेंट मिलेगा वो आपको प्राइस को एडजस्ट करके दिया जाएगा, क्योंकि जब आपने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उस समय मार्केट में रेट कुछ और चल रहे थे, मटेरियल्स के, लेबर के, फ्यूल के। लेकिन जब आप काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपका रेट बढ़ जाता है। तो जो भी रेट इंक्रीजमेंट हुआ है उसको एडजस्ट करके आपको 4% ईच इंस्टॉलमेंट में 10 बार में आपको 40% पेमेंट होगा। बाकी की जो आपकी 60% पेमेंट है वो आपको कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट के 180 दिन बाद आपको मिल रही होगी, वो भी 30 इंस्टॉलमेंट में। तो इसका भी प्रॉपर आपको आगे डिटेल दिया रहता है। ये देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन के दरमियान जो आपको 10 इंस्टॉलमेंट मिलने वाली है उसका इन्होंने प्रॉपर आपको शेड्यूल दे रखा है, पेमेंट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड। और ये आपकी 10 इंस्टॉलमेंट का शेड्यूल है कि किस तरह से आपको पेमेंट मिलेगी जब आप कितना फिजिकल प्रोग्रेस करेंगे। जब आपकी 5% फिजिकल प्रोग्रेस होगी तो आपको फर्स्ट पेमेंट मिल जाएगी, जब आपकी 10% फिजिकल प्रोग्रेस होगी तो आपको दूसरी पेमेंट मिल जाएगी, और हर पेमेंट पे आपको 4% पेमेंट होगी 40% की, जो भी टोटल कॉस्ट है आई थिंक 918 करोड़ उसी पे। तो ये तो आपको 10 इंस्टॉलमेंट का डिटेल दे रखा है। बाकी की जो आपकी इंस्टॉलमेंट है जो आपको 60% पैसा मिलना है आफ्टर कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट, वो आपको 30 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। तो उसका भी आपको यहाँ पे इन्होंने डिटेल दिया हुआ है, ये देखेंगे प्रॉपर तरह से आपको डिटेल दे रखा है कि बाकी का पेमेंट आपको किस तरह से होगा।
और यहाँ पे वो आपको ये भी बोल रहा है, ये देखेंगे प्रॉपर आपको जो 30 इंस्टॉलमेंट मिलने वाली है, जो भी आपका 60% रह जाएगा वो इसका प्रॉपर आपको डिटेल दे रखा है कि किस परसेंटेज में मिलेगा, और ये सब मिलेगा कब, आपका आफ्टर कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट। और यहाँ पे ये भी चीज़ मेंशन कर रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोनस ऑन अर्ली कंप्लीशन। अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर तय सीमा से पहले प्रोजेक्ट को खत्म कर देता है तो वहाँ पे उसको बोनस भी दिया जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट दिखाने की कोशिश की है, जो कि एक बिलिंग इंजीनियर की जान होती है, उसके बिना आप बिलिंग नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, इसको समझने के बाद ही आपको बिलिंग की तरफ जाना है। अब बिलिंग में आपको क्या करना है, अब बिलिंग में आपको करना है, सबसे पहले आपको बनानी है मेजरमेंट बुक, जिसमें हम हिसाब किताब कर रहे होते हैं कि पर्टिकुलर बिलिंग ड्यूरेशन में आपके कॉन्ट्रैक्टर ने साइट पे कितना काम किया है, तो वो हम मेजरमेंट बुक बनाते हैं। अगर आप बिल्डिंग का काम कर रहे हैं तो एज पर IS 1200 आपको आइटम को मेजर करना है कि कॉन्ट्रैक्टर ने साइट पे कितना काम किया है, वो क्वांटिटी निकालनी है। अगर आप हाईवेज ब्रिजेस में काम कर रहे हैं तो एज पर मॉर्थ स्पेसिफिकेशन आपको मेजरमेंट करना है। तो मैं आपको एक मेजरमेंट बुक दिखाता हूँ जो कि आपको सबसे पहले बनानी होती है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको ये पूरा मेजरमेंट बुक दिख रहा होगा। तो अगर हम बिल्डिंग के केस में बात करें तो बिल्डिंग के केस में जो भी आपका बिलिंग साइकिल है मोस्टली आपका 1 मंथ का होता है। तो एक बिलिंग साइकिल में आपके कॉन्ट्रैक्टर ने साइट पे जो भी काम किया है तो उस काम की क्वांटिटी एज पर मेजरमेंट ऑफ IS 1200 आपको MB में लिखनी होती है। यहाँ पे आइटम डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि एक महीने में क्या क्या काम हुआ है, और यहाँ पे आपकी क्वांटिटी आ जाएगी कितनी क्वांटिटी में काम किया है। तो इस तरह से आपको चीजें देखने को मिल रही होंगी। और मेजरमेंट बुक के बाद आपको जो दूसरी चीज बनानी होती है वो होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट शीट, जिसमें हम लोग आपका रेट निकाल रहे होते हैं कि कितने अमाउंट का बिल बनाएं। तो मेजरमेंट बुक से आपकी क्वांटिटी आ जाएगी कि कितनी क्वांटिटी में काम हुआ है। बाकी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से जो आपका BOQ मिलता है उस BOQ से इसमें आपके रेट आ जाते हैं। तो इतना पोर्शन जो हमने यहाँ पे मार्क किया है, आप ये देख रहे हैं, इतना पोर्शन हमने जो मार्क किया है वो पूरा का पूरा पोर्शन आपको BOQ से कॉपी कर लेना होता है, जिसमें आपको एज पर BOQ आपकी क्वांटिटी भी रहती है और आपके रेट भी रहते हैं। तो और उसके बाद फिर जो आपने क्वांटिटी निकाली है तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको क्वांटिटी मिलेगी प्रीवियस, दिस विल टोटल क्वांटिटी, यहाँ पे आपको अमाउंट मिलेगा प्रीवियस अमाउंट, दिस विल अमाउंट, टोटल अमाउंट। तो जो भी आपने क्वांटिटी निकाली है मेजरमेंट बुक में उस क्वांटिटी में आप एज पर BOQ रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका अमाउंट आ जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका अमाउंट आ गया जो कि आपका 5,12,000 कुछ आ रहा है। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट शीट है जिसमें हम अमाउंट निकालते हैं कि कितने अमाउंट का बिल बना है एक कॉन्ट्रैक्टर का क्लाइंट के लिए। इसके बाद फिर हमारा तीसरा शीट बनता है आपका बिल वेरिफिकेशन शीट, जिसको आप MOP भी बोल सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट। तो इसमें एक क्लाइंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को कितना पेमेंट किया जाएगा आफ्टर ऑल डिडक्शन वो हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो ये हमारा तीसरा एक्सेल शीट बनता है जिसका फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आपकी पेमेंट आ रही होती है कि एक क्लाइंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को कौन कौन सी पेमेंट मिलने वाली है, वो सारी की सारी पेमेंट आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। तो इसमें आप देखेंगे वही है हमारा 5,12,000 रुपये। तो जो भी आपने साइट पे काम किया है उसका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ग्रॉस वैल्यू ऑफ वर्क डन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉस वैल्यू ऑफ वर्क डन? एज पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइट पे जो काम हुआ है उसका जो अमाउंट बना है उसको बोलते हैं हम ग्रॉस वैल्यू ऑफ वर्क डन। इसके अलावा साइट पे जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो रही है उसका अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना होता है। कुछ आपने एक्स्ट्रा काम किया तो वो आपका वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा आइटम आ जाएगा। साइट पे कुछ मटेरियल का रेट इंक्रीज हुआ तो वो आपका प्राइस एक्सकलेशन में आ जाएगा। आपकी कोई क्वांटिटी डेविएट हो गई है तो वो आपका वेरिएशन डेविएशन आइटम बन जाएगा, तो उसका आपको अमाउंट यहाँ पे फ्लैश कराना पड़ेगा। और उसके बाद आप इसमें टैक्सेस वगैरह लगा सकते हैं। आपका 9% आपका CGST, आपका 9% SGST लगा के आपका ये टोटल वैल्यू ऑफ पेमेंट आ जाता है। इसके बाद आपकी शुरू होती है रिकवरी, कि आपका जो क्लाइंट है जो पैसा डिडक्ट करने वाला है, क्लाइंट ने आपको जो भी एडवांस दे रखा है वो सारा का सारा एडवांस आपका क्लाइंट यहाँ पे डिडक्ट करेगा। उसके बाद आपका कुछ रिटेंशन मनी कट रहा होगा, आपका जो TDS वगैरह है, जो सेस टैक्स वगैरह है वो भी आपका कट जाएगा, और बाकी क्लाइंट ने कुछ आपको और भी एडवांस दे रखा है तो वो सारी चीज़ें कट रही होंगी। यहाँ पे बहुत सारी रिकवरी हमने लिखी हुई है जो कि एक प्रोजेक्ट में हो सकती हैं, जैसे मोबिलेशन एडवांस है, मटेरियल एडवांस है, रिटेंशन मनी है, परफॉर्मेंस गारंटी है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, लिक्विडिटी डैमेज है, कार पॉलिसी है। तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में आपके लिए एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो इसमें सारी रिकवरी आ जाएगी जो कि क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर के बिल में से करने वाला, और यहाँ पे आपका फाइनल अमाउंट आ जाएगा कि आपका कितना फाइनल पेमेंट होगा क्लाइंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को। तो ये आपका बिल वेरिफिकेशन शीट में बन रहा होता है। और इसके बाद आप देखेंगे आप इस तरह से टैक्स इनवॉइस बना सकते हैं। तो अभी तक हमने जो डॉक्यूमेंट डिस्कस किए वो सारे डॉक्यूमेंट आपके कंपलसरी हैं। आपको मेजरमेंट बुक बनानी है, आपको एब्स्ट्रैक्ट शीट बनानी है, आपको बिल वेरिफिकेशन शीट बनानी है और आपको टैक्स इनवॉइस बनाना। तो ये 4 डॉक्यूमेंट तो आपके कंपलसरी होते हैं जो आपको बनाने ही पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपके एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। अगर आपको एग्रीमेंट में दी हुई है तो आपको बनानी है, अदरवाइज आपको नहीं बनानी है। जैसे आपका एक्सकलेशन, अगर क्लाइंट आपको बोल रहा है कि प्रोजेक्ट के दरमियान जो रेट इंक्रीज हो रहा है
उसका हम आपको एक्सक्लेशन प्रोवाइड करेंगे। तो आपको एक एक्सक्लेशन शीट बनानी पड़ेगी, तो जिसमें जो भी प्रोजेक्ट के दरमियान आपका रेट इंक्रीज हुआ है उस पर्टिकुलर बिलिंग ड्यूरेशन में, तो वो आपको अलग से मिल रहा होता है। तो वो आपका इस तरह से आपका सीट बन जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे इस तरह से हमारा ये रेट एक्सकलेशन का सीट बनता है कि जो भी आपके लेबर्स हैं, जो भी आपका फ्यूल यूज़ हो रहा है, जिसको हम लोग पीओएल बोलते हैं, पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेंट, उसमें जो भी रेट इंक्रीज हो रहा है तो वो हम आपका क्लेम कर सकते हैं। और बाकी के जो भी मटेरियल हैं, अगर क्लाइंट आपका मटेरियल एडजस्टमेंट का बोल रहा है कि बिलिंग के दरमियान जो आपके रेट इंक्रीज हुए हैं, तो उसके लिए हम लोग बेसिक रेट एडजस्टमेंट का भी सीट बना सकते हैं कि जो आपके रेट इंक्रीज हुए हैं जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और जब आप बिल सबमिट कर रहे हैं, तो उस दरमियान जो इंक्रीजमेंट हुआ है वो भी आप क्लेम करा सकते हैं। इसके अलावा क्लाइंट कभी कभी आपको मटेरियल सप्लाई करता है, तो उस समय वो आपसे रिकॉन्सिलेशन शीट भी मांग लेता है कि जो जो हमने मटेरियल दिया उसका आपने क्या किया, कितना मटेरियल आपने यूज़ कर लिया, कितने का बिल बना के भेज दिया, कितना आपने वेस्ट किया है, तो उसका प्रॉपर आप हमें रिकॉन्सिलेशन शीट बना के दो। तो इस तरह से ये आपका ये रिकॉन्सिलेशन शीट भी बन रहा होता है। तो इतनी सारी चीज़ें जो आपको एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट की बिलिंग में देखने को मिल रही होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें हाईवे की बिलिंग की, ये सेशन वैसे ही काफ़ी लेंथी हो रहा है, तो आप चाहें तो हम इस पर एक प्रॉपर डेडिकेटेड सेशन बनाएंगे आने वाले समय में, लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। जिस तरह से हमने बिल्डिंग की बिलिंग की है उसी तरह से सेम आपकी हाईवे प्रोजेक्ट्स में बिलिंग हो रही होती है। तो हाईवे प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, आपकी आरएफआई सबमिट होती हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर साइट पर जो भी काम करता है तो उसकी क्या होती है, आपकी आरएफआई सबमिट होती है, रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन। तो जिसमें कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि हमने साइट पे ये काम किया है, आप इसको आके चेक कर लीजिए। आपका क्लाइंट आता है, कंसल्टेंट आता है, चीज़ों को चेक करता है और उसके बाद उस काम को अप्रूव कर देता है। तो जो भी आपका बिलिंग साइकिल होता है आप देखेंगे सेम आपका हाईवे में भी, चाहे आपके आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे आपके एपीसी कॉन्ट्रैक्ट हो, तो उसमें भी आपका जो एक महीने में आपके क्लाइंट ने, आपके कंसल्टेंट ने जितनी भी आपकी आरएफआई सबमिट किए हैं, तो सभी आरएफआई को मिला के हमें देखना होता है कि पर्टिकुलर बिलिंग ड्यूरेशन में कितना काम हुआ है। तो उसको हम लोग आपका एमबी सीट में निकाल लेते हैं। ये हमारा एमबी सीट है, ये देखेंगे जो आपका हाईवे के प्रोजेक्ट्स में हम लोग बनाते हैं, ये प्रॉपर एमबी है। तो आप चाहे भले बिल्डिंग का बिलिंग करें, चाहे आप हाईवे का बिलिंग करें, एमबी आपको समय बनाना पड़ेगा। तो एज पर अप्रूव्ड आरएफआई, रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन, एक कॉन्ट्रैक्टर ने साइट पे कितना काम किया है उस सभी काम का हम यहाँ पे क्वांटिटी निकालते हैं आरएफआई में। उसके बाद आपका सेम टू सेम यहाँ पे भी आपका एब्स्ट्रैक्ट सीट बनता है। तो आपका मेजरमेंट बुक में क्वांटिटी आ जाती है, एब्स्ट्रैक्ट सीट में हमारा अमाउंट आ जाता है कि कितने बिल का अमाउंट बना है, और उसके बाद हम बिल की समरी तैयार कर लेते हैं कि फाइनली आपका क्लाइंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को कितना पेमेंट होगा आफ्टर ऑल द डिडक्शंस और एडिशन ऑफ जीएसटी। तो यहाँ पे आपका फाइनल पेमेंट आ जाता है। और इसके अलावा अगर आपका क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलिजेशन एडवांस दे रहा है तो उसकी भी प्रॉपर रिकवरी होती है। तो ये पूरा मोबिलिजेशन एडवांस और उसकी रिकवरी की सीट बनती है। उसके बाद आपका जो एक्सकलेशन हो रहा है तो उसका हम यहाँ पे प्राइस एडजस्टमेंट सीट बना रहे होते हैं कि उस दरमियान, उस बिलिंग साइकिल में जो भी आपका लेबर का, आप देखेंगे सीमेंट का, स्टील का, बिटुमिन का, या फिर आपका फ्यूल लुब्रिकेंट का, या फिर अदर मटेरियल का, या फिर प्लांट एंड मशीनरी का जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रोड हाईवे में, जो भी रेट बढ़ा है उसको किस तरह से क्लेम करना है, तो इसका सीट बन जाता है। और इस तरह से आपकी चीज़ें हो रही होती हैं। तो मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया है कि किस तरह से एक बिलिंग का पूरा प्रोसेस होता है। अगर आप चाहते हैं कि इन सब पे हम डिटेल में बात करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। तो आने वाले सेशन में हम हर एक प्रोजेक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट वाइज डिटेल में आपके लिए बिल बना रहे होंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।